बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे मेहमान कोई प्रोग्राम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन 3-4 मौज़ूआत में मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी आपसे बात करें। और सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट पर। पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, जो 3 मुल्की वनडे T20 सीरीज़ हैं और फिर एशिया कप के लिए। और अगस्त 29 से स्टार्ट हो जाएगी 3 नेशन जो टूर्नामेंट है, और उसके बाद 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज़ हो रहा है। और मुख्तलिफ बातें सुनते रहे होंगे आप भी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। बहरहाल इन दी एंड माइक हसन और आकिब जावेद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो टीम में शामिल नहीं, नसीम शाह भी टीम में शामिल नहीं है। तो तीनों प्लेयर, लेकिन ख़ास तौर पे बात जो है रिजवान और बाबर के हवाले से हो रही थी। और जो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर एतराज़ यही रहा कि उनका रन रेट जो है वो कम है, और वो वक्त ज़्यादा लेते हैं और डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन कंपैरिजन करें तो शायद 2-3 प्लेयर्स के अलावा और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिनका रन रेट जो है इनसे स्ट्राइकिंग इनसे बेहतर हो। लेकिन बहरहाल ये इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 साल से या 2 साल से कम बाबर आजम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और शायद रिजवान भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिनसे उनकी तवक्को की जाती है। लेकिन एक ही 2 प्लेयर से तो टीम नहीं चलती है ना, बाकी 9 प्लेयरों ने भी जो है वो खेलना होता है। अगर सिर्फ इन्होंने 2 प्लेयर्स नहीं हर बार खेलना है तो फिर बाकी टीम का क्या फ़ायदा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो टीम है वो क्रिकेट बोर्ड और टीम के बहुत से मसाइल हैं। यहाँ चेयरमैन भी रोज़ तब्दील होते हैं, कप्तान भी रोज़ तब्दील होते हैं। सरफराज अहमद के बाद बाबर आजम, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, फिर बाबर आजम, तो ये अब सलमान अली आगा। और ये मामला जो है वो टीम के ऊपर भी असर डालता है, मोराल पे भी असर डालता है। तो चलिए हम 17 रुकनी जो टीम है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें। सलमान अली आगा कप्तान हैं, फ़खर जमान वापस आए हैं, और इसके अलावा आप बॉलर्स में अगर देखें जिस तरतीब से मैंने लिखे हैं, इब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, शायद ये विकेट कीपिंग करेंगे, या साबज़ा फरहान भी कीपिंग कर सकते हैं। हसन नवाज़ हैं, कारकर्दगी बहुत अच्छी है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वापस आ गए हैं। मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर एज एन बॉलर भी हैं, साइम अयूब हैं, साबज़ा फरहान हैं, सलमान मिर्ज़ा है और सफ़ियान मुकीम हैं। अगर बॉलर्स की बात करें तो इब्रार अहमद, हारिस रऊफ़, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा और सफ़ियान मुकीम, तो ये 7 बॉलर हैं। बैट्समैन देखें तो सलमान अली जो मतलब ऑथेंटिक बैट्समैन हैं, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, इसके अलावा हसन नवाज़, साइम अयूब और साबज़ा फरहान, 5 आप कह लीजिए कि बैट्समैन हो गए। सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं और साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं। ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ हैं, हुसैन तलत हैं और खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, और ये जो है एज एन ऑलराउंडर जो हैं वो टीम में शामिल है। 4 ऑलराउंडर हैं। अच्छा, अब ये जो कंपोजिशन टीम की है, अब ये कोई भी प्लेयर आप देखिएगा इन तमाम मैचेस में सब नहीं खेलेंगे। कभी कोई खेल रहा होगा, कभी कोई खेल रहा होगा, और कभी कोई बॉलिंग करा रहा होगा, कभी कोई बॉलिंग करा रहा होगा। कप्तान खुद नए हैं, उनकी अपनी कारकर्दगी जो है उस पर सवालिया निशान हैं। बिल्डिंग ऑफ द टीम इज़ फाइन, मतलब आप एक टीम बना रहे हैं तो आप फैसला करने कि ये 17 है, इन्हीं से अगर 2-3 साल खेलने, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, आप हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपको तब्दील करना पड़ेगा, कुछ अर्से बाद फिर वही मामला होगा। अगर बाबर और रिजवान जो हैं अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, वैसे एक तनवीर साहब जो हैं, जो हमारे पुराने बॉलर भी रहे हैं, उन्होंने तो मशवरा दिया है कि बाबर और रिजवान को इज़्ज़त के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लोग होते हैं शायद वो 2 लीग खेल सकते हैं। बिग बैश खेलने जा रहे हैं दोनों, बाबर और रिजवान भी। मेरे ख्याल में इनको बोर्ड से रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि या तो फिर उनको बता दें कि यार आप 1 साल या 2 साल टीम में नहीं खेलेंगे, आप तमाम लीग्स खेलें, बाबर भी खेलें, वो भी खेलें, जो थोड़े बहुत उनके बैटिंग के मसाइल हैं या कोई मसाइल हैं, तो अगर T20 बहुत ज़्यादा खेल लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। या फिर वो छोड़ें T20 के बारे में सोचना, और फिर वनडे और टेस्ट मैचेस पे जो हैं अपनी तवज्जो ज़्यादा दें और वहाँ खेलते रहें, क्योंकि T20 एक हद तक खेल सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी बाबर और रिजवान में इतनी कैपेसिटी है कि वो T20 खेल सकते हैं। तो इस फैसले पे बहुत तनकीद हो रही है। अगर खुदा न खास्ता इन 2 टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी ना रही
और ख़ास तौर पे भारत के ख़िलाफ़ उसकी कारकर्दगी अच्छी ना रही तो फिर एक बार फिर तनकीद का जो है उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बाज़ औक़ात आप इतने ज़्यादा इख्तियारात दे देते हैं, जिस तरह आक़िब जावेद के पास इख्तियारात हैं। मोहसिन नकवी साहब सियासी तौर पे भी बहुत बिज़ी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी हैं, बहुत कोशिश करते होंगे, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ऐसा है, उनके पास वक्त नहीं होगा, उनको जो मिलता होगा वो उस पर 2-4 लोगों से डिस्कशन करते होंगे और उसके बाद फैसला कर देते होंगे। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाला है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई और डिफरेंट किस्म के जो उस तरह के क्रिकेट को ही देखना चाहते हैं उन लोगों को जो है वो इंतज़ामिया में आना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारी बात इस हवाले से भी हो रही है कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, कराची किंग्स के प्लेयर कम शामिल है। तनकीद तो बहरहाल होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए और इसके साथ साथ जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जब सियासी किस्म के बयानात देने लग जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो चलिए, एक इम्तिहान है बाबर का और रिजवान का, उनको चाहिए कि अपने उनको जो पास लीग्स जो आ रही हैं उसमें कोशिश करें और साथ साथ अपनी एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग को जारी रखें। मेरे ख्याल में अभी 2-3 साल वो और T20 क्रिकेट जो है वो खेल सकते हैं। अच्छा जनाब, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था पुर्तगाल की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और फिर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बड़ी बात होती है और इसमें कोई शक नहीं, हकीकत भी है। आप देखेंगे कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और जैसे ही उनकी जब ख़त्म होती है टेन्योर तो वो भी बाहर आ जाते हैं, उनकी जायदादें होती हैं। अब कनाडा में देख लें आप, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे रिटायर्ड आर्मी के लोग हों, काफ़ी लोग यहाँ पे जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा, आर्मी में एक चीज़ है, उनके बाय द प्रमोशन या बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको काफ़ी प्रिविलेजेस हैं, उनको वहाँ भी प्लॉट्स मिलते हैं, ज़मीनें भी मिलती हैं। अगर वो उनको बेचते हैं तो अच्छा पैसा मिल जाता है, वो तो आगे सेट हो सकते हैं। खैर, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है कि उनको किस तरह से मिलते हैं। वैसे सिपाही से लेके जनरल तक तमाम को ये चीज़ें मिलती हैं, उनका अपना एक सेटअप है और बहुत अरसे से चला आ रहा है, उसको आप चेंज करना खासा मुश्किल है। ब्यूरोक्रेट्स को भी पक्ष मिलती, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मसला क्या है ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजारते हैं, AC हैं, DC हैं, कमिश्नर हैं, आजकल DPO होते हैं, या आर्मी में लोग हैं, SP हैं, IG हैं, उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी वहाँ पे होता है, सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है ऑर्डर किया होता है, हुकूमत की होती है, उसके बाद उनको वही ज़िंदगी 60 साल या 65 साल के बाद भी वही चाहिए होती है। तो ऐसी सूरत हाल, जब तक पैसा नहीं है तो फिर तो पावर नहीं है, पैसे के बगैर पावर नहीं है, तो इसीलिए दौरान सर्विस भी और बाकी भी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो जिसको कह सकते हैं कि आप ओब्लाइज कर देते हैं लोग, जिस तरह भी हो, वरना एक सरकारी मुलाजमत में किसी का बच्चा बाहर नहीं पढ़ सकता। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? देखें, अगर आपने उनको वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं तो उसके बाद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। गो कि पेंशन काफ़ी मिलती है और रिटायरमेंट पे भी काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको हम बाहर के मुल्कों के डॉलर के साथ तनासब के साथ देखें तो वो नहीं है। तरीक़ेकार क्या है? अचानक मैं सोच रहा था कि इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। इसका एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप उनके बच्चों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बच्चे ब्रिलियंट हैं उनको अपने खर्चे पर स्कॉलरशिप दे के बाहर पढ़ाए, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हमारे बच्चों का भी हक है, पाकिस्तान में भी पढ़ें या बाहर पढ़ें, क्योंकि उनका जो कंपैरिजन है वो बहुत मुश्किल है। एक ज़िंदगी आपने बहुत ज़बरदस्त गुजारी हो और फुल पावर के साथ गुजारी हो और जो रिटायरमेंट होने के बाद बिल्कुल ही आ जाएँ, तो वो कंपैरिजन जो है वो बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में उनके हवाले से भी, मैं जजेस का देख रहा था, 17-18 लाख या इससे भी ज़्यादा शायद उनकी पेंशन बन रही थी। तो आप उनकी सर्विस के बाद के मामला को हुकूमत को शायद देखना होगा और उनकी फैमिली के लिए या उनके अपने लिए वो बाद में क्या करते हैं। और जिस तरह आर्मी में काफ़ी चीज़ें उनको दी जाती हैं तो शायद इस तरह से इनको भी दी जाएं, क्योंकि बहरहाल आप कंपैरिजन सियासतदानों के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी, जो सियासतदान जो है वो अक्सर लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे आता है, तो जब वो कुछ अरसे बाद उसकी माली हालात देखें, सारे नहीं लेकिन अक्सर या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना होगा। आप तनख्वाह बहुत अच्छी करते हैं, ये रिश्वत के मामला, करप्शन के मामला जो हैं पूरी दुनिया में हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद कहीं बहुत ज़्यादा हैं। तो हल तो इसी तरीके से होगा कि आप थोड़े से हकीकत पसंद हो जाएं, गवर्नमेंट थोड़ी सी हकीकत पसंद हो, तब ये चीज़ें चलेंगी, वरना ये करप्शन भी होती रहेगी और इस किस्म की बातें भी होती रहेंगी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत करप्शन होती है, बहुत से लोगों की गैर मुल्की जायदादें हैं, बहुत से लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और जो तनख्वाह उनको मिलती है उससे ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसका सद्देबाब क्या है, इस हवाले से जो है वह ज़रूर देखना होगा। वो कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी अगर इतना अच्छा काम किया है, हमने मेहनत की है, हमने बड़ी हकमियत की है, तो शायद उसके बाद भी वो शायद उसको तसलसल उसका चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए करप्शन के पैसे से तसलसल में खल ठीक नहीं है, क्योंकि हिसाब तो बहरहाल होना है
यहाँ भी और वहाँ भी। एक और बहुत ही अफसोसनाक जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान भर में है, KP में ख़ास तौर पे है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और आज़ाद कश्मीर में भी है, जो सैलाब आया हुआ है और मानसून की जो बारिशें हो रही हैं और उसके बाद क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो सूरत हाल हो रही है। और उसकी बड़ी वजह जो है वो ग्लेशियर्स, जो आप देख रहे होंगे मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उसकी वजह से ये मामला हो रहा है। गर्मी बढ़ रही है दुनिया में, हमारे ग्लेशियर तेज़ी से जो हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से और क्लाउड बर्स्ट में जो नमी ऊपर बादलों में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर जब फटते हैं तो इतनी ज़्यादा तादाद में पानी जो है वो नीचे आता है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पर दरियाओं के करीब जो आबादियाँ हैं वहाँ पे बहुत मसाइल हैं। तो इसके लिए कोई हल सिर्फ यही है कि प्लानिंग हो सकती है और कोई तरीक़ेकार नहीं। गवर्नमेंट को जो सख्त कानून हैं उनका नफाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औक़ात शुमाली इलाका जात में आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जिस तरह से कुछ होटल्स जो हैं वो इस सैलाब के रेले में आए थे और बहुत सारे और मसाइल थे। तो इसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। NDA में कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन शायद वसाइल के साथ साथ लोगों को भी इसकी जो है वो तालीम देना बहुत ज़रूरी है। जब आपके इल्म में है कि मामलात हो रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी पेशबंदी तो की जाए। खुद कुदरती आफात से आप बच नहीं सकते हैं, ये कुदरती आफात होती हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लान करके अभी भी अगले आने वाले सालों के लिए थोड़ा सा ज़रूर सोचें। अब क्योंकि जो डेथ टोल है वो बहुत ज़्यादा है, 300 से 500 से लेके, बल्कि एक आज जो ओहदेदार थे एक सियासी पार्टी के, वो तो 1000 लोगों के जाँ बहक होने की बात कर रहे हैं। और अभी बहुत से लोग जो हैं गाँव में जिस तरह सैलाब आया उस वक्त पत्थरों का एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि एक पहाड़ बने हुए, उसके नीचे भी शायद बहुत से लोग जो हैं अभी तक जो हैं वो शायद ज़िंदा हैं या नहीं, लेकिन उसमें नीचे दबे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक, बड़ा तकलीफ दे, दिल दुखा देने वाला देखते हैं हम चीज़ें जो हैं। तो गवर्नमेंट अपने से मदद कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी, तमाम सूबाई हुकूमतें भी इस हवाले से जो हैं वो मदद तो कर रही हैं, लेकिन जो नुकसान हो जाते हैं उनको फिर पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जानें जो चली जाएँ उसने तो कभी वापस आना ही नहीं होता। मकान भी बन जाएंगे, चीज़ें भी, कारोबार भी खुल जाएंगे, लेकिन जो लोग दुनिया से चले जाएंगे वो कभी वापस नहीं आते और उनका दुख ज़िंदगी में हमेशा साथ रहता है। सबने एक दिन मर जाना है, लेकिन इस किस्म के जब मामलात होते हैं तो फिर इंसान सोचता ज़रूर है कि कोताही कहाँ हुई है। यकीनन गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो सुबाइयत से निकल के दिल बड़ा करना चाहिए। डैम्स जो हैं वो बनने चाहिए और जो चीज़ें हैं रिजर्वायर्स बनने चाहिए। नहीं हैं तभी ये मामला होता है, पहाड़ों से पानी आता है और फिर मैदानी इलाकों में फैल जाता है और बड़ी तबाही लाता है। अल्लाह रब करीम से दुआ है, खुदा रब करीम जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं उनके लिए आसानी करे। पाकिस्तान में जो लोग इस सैलाब में और इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से परेशान हैं या जो लोग की जानें चलेंगी, खुदा रब करीम उनकी मग़फ़िरत करे और बाकी लोगों के लिए आसानियाँ करें इंशाअल्लाह। तो जनाब आज छोटे छोटे 2-3 वाक़यात थे, बहुत से वाक़यात और हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलरली जो है हम एक छोटी सी 10 से 1 मिनट की, 10-12 मिनट की रोज़ाना ख़बरों के हवाले से कोई डिस्कशन जो है आपके साथ कर लिया करें और उसको ऑन एयर कर दिया करें। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और सपोर्ट।